हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज हम आप लोग के सामने शोषण चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं और आज दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक टॉपिक का नाम है शोषण का नियमन और दूसरे टॉपिक का नाम है शोषण के विकार। शोषण के नियमन का मतलब शोषण को कैसे कंट्रोल करते हैं, शोषण को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या इस पर हमारा कंट्रोल है कि नहीं, ये अपने आप हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कंट्रोल किसका है, तो इसके बारे में देखेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा शोषण के विकार के बारे में। शोषण के विकार के बारे में, विकार मतलब रोग, विकार मतलब रोग। तो श्वास लेने और छोड़ने यानी कि श्वसन की क्रिया के दौरान या श्वसन से संबंधित होने वाले रोग के बारे में बात करेंगे और यह आपका श्वसन का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है श्वसन का नियमन। किसका नियमन? श्वसन का नियमन। ओके, तो श्वसन का नियमन का मतलब श्वसन को कंट्रोल करना। नियमन मतलब नियंत्रित, नियमन मतलब नियंत्रित या नियंत्रण। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या कौन कंट्रोल करता है, हमारे शरीर में कौन ऐसा चीज़ है जो श्वसन के नियमन को कंट्रोल करता है, श्वसन को कंट्रोल करता है, श्वसन की क्रिया विधि को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना भाई। ओके तो सबसे पहले बता दें कि मानव के मस्तिष्क में, कहाँ पर, मानव के मस्तिष्क में, मस्तिष्क कैसे बना हुआ है? बहुत सारे न्यूरॉन से मिल करके, तंत्रिका कोशिका से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का कंट्रोल किसके ऊपर होता है? तंत्रिका के ऊपर। किसके ऊपर? तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका के ऊपर होता है। जैसे आपको चुट्टी काटे तो कोई पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? ब्रेन के पास पता चलेगा। उसी प्रकार से श्वास ले रहे श्वास छोड़ रहे, इसकी जानकारी या इसका कंट्रोल कहाँ से होता है? तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका ऊतक से होता है। तो मस्तिष्क में बहुत सारे जगह होता है। क्या होता है? जगह, अलग अलग जगह होता है। जैसे क्रेनियम अलग हो गया, हाइपोथैलेमस अलग हो गया, इसी प्रकार से अलग अलग जगह है। तो दो जगह का नाम है, एक है मेडुला, एक क्षेत्र का नाम क्या है? मेडुला। ब्रेन में एक जगह है, उसको बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। और उसी मेडुला में, उसी मेडुला क्षेत्र में क्या पाया जाता है? श्वसन लय केंद्र। कौन सा केंद्र? श्वसन लय केंद्र। किसका केंद्र? श्वसन के नियमन का केंद्र। किसका केंद्र? श्वसन के नियमन का केंद्र। जैसे हम लोग का परीक्षा का केंद्र, हम लोग का परीक्षा कहाँ होगा? जैसे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम सेंटर होता है ना, तो वहाँ पर एग्ज़ाम होगा और बिहार बोर्ड द्वारा कंट्रोल होगा उसी प्रकार से। और कहाँ होगा, किस जगह पर होगा, ये भी तो डिपेंड करता है। ये मेडुला क्षेत्र में श्वसन लय केंद्र है। कौन सा लय केंद्र है? श्वसन लय केंद्र है और श्वसन का नियमन होता है इसके द्वारा। जैसे आपका एग्जाम का केंद्र है तो किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में यानी कि कहाँ है? मान लीजिए जम्मू है तो जम्मू में है, ठीक है। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है? मस्तिष्क के द्वारा, तंत्रिका के द्वारा। यानी कि आपका एग्जाम किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है? बोर्ड के द्वारा, बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा। इस प्रकार से तो श्वसन का नियमन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए श्वसन की बात करेंगे, आपकी एग्जाम की बात नहीं करेंगे। ओके, तो श्वसन के नियमन के लिए एक मेडुला क्षेत्र होता है मस्तिष्क में और वहाँ पर कौन सा केंद्र होता है? उसका नाम है श्वसन लय केंद्र। सिर्फ नाम पूछेगा। क्या पूछेगा? श्वसन लय केंद्र नाम पूछेगा। और एक और केंद्र होता है पोन्स क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? पोन्स क्षेत्र में। उसको बोलते हैं श्वास प्रभावी केंद्र। कौन सा केंद्र? श्वास प्रभावी केंद्र, ठीक है। तो एक केंद्र हो गया कहाँ पर? बोलिए, मेडुला में। उसका नाम क्या है? श्वसन लय केंद्र। दूसरा केंद्र हो गया पोन्स में, उसको क्या बोलते हैं? श्वास प्रभावी केंद्र। तो ये दो केंद्र के बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। आगे दो अन्य केंद्र भी है, दो अन्य केंद्र भी है जिसका जगह का नाम नहीं बताया। एक है रसो संवेदी केंद्र। कौन सा केंद्र? रसो संवेदी केंद्र। और दूसरा है महाधमनी चाप तथा ग्रीवा धमनी। महाधमनी चाप तथा ग्रीवा धमनी। ये महाधमनी ग्रीवा धमनी क्या है ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा इसके बारे में। ओके, तो बताते हैं, ये रसो संवेदी केंद्र है और महाधमनी चाप या ग्रीवा धमनी जो है यह किसके लिए अति संवेदी होता है? CO2 तथा H+ के लिए। किसके लिए? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H+ मतलब हाइड्रोजन आयन। तो ये जो रसो संवेदी केंद्र है और महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी केंद्र है, ये किसके लिए अति संवेदी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन द्वारा।
किसके लिए अति संवेदी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए अति संवेदी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि श्वसन का जो नियमन है, श्वसन का नियमन मतलब श्वसन के कंट्रोल में किसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है? CO2 और H+ का। किसका किसका होता है महत्वपूर्ण भूमिका? CO2 तथा H+ मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H+ मतलब हाइड्रोजन आयन। तो ये दोनों का श्वसन के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कैसा भूमिका होता है? महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लेकिन श्वसन के नियमन में O2 की भूमिका महत्वहीन होती है, मतलब महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण नहीं होता। किसका महत्वपूर्ण ज़्यादा होता है? CO2 और H+ का। लेकिन O2 का महत्वपूर्ण होता है? नहीं होता है, महत्वहीन होता है। क्या होता है? महत्वहीन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बना करके पूछ देगा तो आप लोग फंस जाएंगे। तो श्वसन के नियमन के लिए अलग अलग केंद्र है, वहीं से श्वसन का नियमन होता है। जैसे मान लीजिए श्वसन लय केंद्र क्या करता है, वहाँ से कुछ सूचना भेजता है किसके पास? मसल के पास। किसके पास? मसल के पास। श्वसन लय केंद्र में बहुत सारा तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र का ग्रुप है। तो वहाँ से क्या आएगा? एक सिंगल आएगा, सिग्नल आएगा, सिंगल नहीं सिग्नल आएगा। क्या सिग्नल आएगा? कि ये सिग्नल आएगा और बोलेगा डायफ्राम और किसको बताइए? बाहरी अंतर्वेशी पेशी को सिकुड़ने वाला सिग्नल। कैसा सिग्नल? डायफ्राम और बाहरी अंतर्वेशी पेशी को सिकुड़ने वाला सिग्नल। तो जब वो सिग्नल आएगा तो डायफ्राम सिकुड़ेगा और बाहरी अंतर्वेशी पेशी भी सिकुड़ेगा। तो जब ये दोनों सिकुड़ेगा उसके सिग्नल के द्वारा, तभी तो इसका आयतन बढ़ेगा, तभी तो दाब कमेगा, तभी तो श्वास अंदर आएगा। ठीक है, फिर रिलैक्स होगा। क्या होगा? रिलैक्स होगा, तो उसका भी सूचना आएगा वहाँ से। तो उसका भी सूचना आएगा, इस बार किसका सूचना आएगा? रिलैक्स वाला सूचना आएगा। तो दोनों मसल को जो सिकुड़ा हुआ था उसको अभी क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो रिलैक्स का सूचना आएगा तभी तो रिलैक्स करेगा। और जब रिलैक्स का सूचना आएगा तब क्या होगा? डायफ्राम और बाहरी अंतर्वेशी पेशी रिलैक्स होगा। और जब रिलैक्स होगा तो आयतन कम जाएगा। जब आयतन कम जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा। जब दाब बढ़ जाएगा तो अंदर का श्वास बाहर निकल जाएगा। ओके, ये सब तो आप लोग जान चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो यही केंद्र है, श्वसन के नियमन के केंद्र को याद कर लेना है, कौन कहाँ पे होता है, और दो अन्य केंद्र का नाम याद कर लेना है। और ये क्या करता है? CO2 H+ के लिए अति संवेदी होता है, इस बात के ध्यान में रखना है। अब अगला पढ़ते हैं श्वसन के विकार। क्या पढ़ते हैं? श्वसन के विकार। तो श्वसन के विकार का मतलब होता है रोग। विकार का मतलब रोग या डिजीज या बीमारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो श्वसन से संबंधित जो भी रोग है अब उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला रोग का नाम लिखे हैं दम्मा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा। दम्मा हो गया, सुने होंगे आप लोग कि किसको दम्मा हो गया, दम्मा हो गया है क्या, ऐसे बोलता है ना गाँव देहात में। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्थमा। तो बता दें कि ये कैसा रोग है? ये एलर्जी वाला रोग है। कैसा रोग है? एलर्जी वाला। अब ये कैसा रोग होता है एलर्जी वाला? जी हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं मार्केट जा रहे हैं और लेडीज़ वगैरह बहुत सारे होते हैं ना, अपना द्वारी पे झाड़ू मारती है। तो वो मार रही झाड़ू और वहाँ से धूलकण उड़ा और आपको धूलकण से एलर्जी है। धूलकण से क्या है? एलर्जी है। तो वो धूलकण जब आपके नाक के सहारे, श्वास के सहारे कहाँ जाएगा? फेफड़े के पास। तो एलर्जिक रिएक्शन होगा हमारे शरीर में। क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन होगा। उसके कारण खाएं 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 पूरा एकदम दम्मा जैसा खोखने लगेंगे आप लोग, खांसी जैसा होने लगेगा। उसी को बोलते हैं कि दम्मा हो गया। क्या हो गया? दम्मा हो गया। तो ये एलर्जी वाला रोग है। अच्छा, इसका लक्षण क्या है? जब हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि हमको दमा हो गया? इसका लक्षण देखिए, श्वासन के समय घबराहट होना। श्वासन के समय क्या होना? घबराहट होना। श्वास नहीं ले पाएंगे, श्वसन के समय घबराहट होगा। श्वासन मतलब श्वास लेना एवं श्वास छोड़ना, वही तो था श्वसन। अच्छा, आगे देखिए, श्वसनी और श्वसनिका का फूल जाना। श्वसनी और श्वसनिका का फूल जाना। श्वसनी जो होता है और श्वसनिका जो होता है वो क्या होता है? फूल जाता है। तो इसके कारण दमा बीमारी होता है। दमा बीमारी का ये लक्षण है। और दमा बीमारी कैसा है? एलर्जी वाला रोग है। कुछ से भी एलर्जी हो सकता है। बहुत सारे को परागकण से एलर्जी होता है, किसी को धूलकण से एलर्जी होता है, किसी को पानी से एलर्जी होता है, किसी को लड़की से भी एलर्जी होता है, किसी को लड़का से भी एलर्जी, बहुत तरह के एलर्जी हो सकता है भाई साहब। आगे देखिए, दूसरा रोग है श्वसनी शोथ। दूसरा रोग क्या है? श्वसनी शोथ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। ये कैसा रोग है? श्वसनी, नाम से पता चल रहा है ना, श्वसनी। इसका मतलब श्वसनी में कुछ गड़बड़ होगा। किस में गड़बड़ होगा? श्वसनी में। तो वही बात है, यह रोग श्वसनी के सूज जाने से होता है। कैसे होता है? यह रोग श्वसनी के सूज जाने के कारण होता है। और जब श्वसनी सूज जाता है तो उसके कारण क्या होता है? जलन होने लगता है, जलने लगता है, जलन महसूस होता है श्वसनी में।
और जब श्वसनी में जलन महसूस होता है, उसी के कारण लगातार खांसी होता है। क्या होता है? खांसी। तो आप लोग जब खांसते हैं या हम भी जब खांसते हैं तो ऐसे करके खांसते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है? जलन होता है, लहर होता है या कुछ सुरसुरी सा बढ़ता है, तभी तो खांसते हैं ना। इसीलिए यहाँ से खांसी होती है, क्योंकि श्वसनी क्या होता है? सूज जाता है या फूल जाता है, और इस प्रकार के रोग को कहते हैं श्वसनी शोथ। क्या कहते हैं? श्वसनी शोथ। ठीक है भाई साहब। तीसरा रोग देखिए है वातस्फीति। तीसरा रोग का नाम क्या है? वातस्फीति। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा हिंदी में वातस्फीति, इंग्लिश में एम्फाइसीमा। ये कैसा रोग है? ये रोग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसा है? इंटरेस्टिंग मतलब मज़ेदार रोग है। कैसा रोग है? मज़ेदार रोग है। जानिए क्या होता है ये रोग। क्या होता है? जो व्यक्ति ज़्यादा सुट्टेबाजी होते हैं। कैसे होते हैं? सुट्टेबाजी। क्या कभी आपने सुट्टेबाजी मारी है? आप में से तो एक आध होंगे ही, क्योंकि ये संगति का असर है, और आपके दोस्त वगैरह या आप भी, या कोई और, आप नहीं तो कोई और, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं? सुट्टेबाज होते हैं। कौन होते हैं? सुट्टेबाज। सुट्टेबाज कहने का मतलब स्मोकिंग करना। क्या करना? स्मोकिंग करना, यानी कि सिगरेट पीना। तो जो व्यक्ति ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा स्मोक करते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट का धुआं को अंदर टानते हैं। पीते हैं मतलब क्या? कुछ खाने पीने वाला तो सामान नहीं होता, नहीं, तो उसका क्या करते हैं? सिगरेट को जला करके उसका धुआं को अंदर लेते हैं शरीर के अंदर। तो जो उस सिगरेट के धुआं को अपने शरीर के अंदर लिया, फेफड़े के अंदर लिया, तो उस धुआं में जो केमिकल होता है, धुआं में जो केमिकल होता है, उस केमिकल की वजह से फेफड़ा का जो कूपिका होता है, सबसे छोटा इकाई, उस कूपिका में क्या होता है? विनिमय कम जाता है। गैसों का विनिमय क्या होता है? कम जाता है। उसका सतह नष्ट हो जाता है। किसका सतह नष्ट हो जाता है? गैसों के विनिमय का सतह नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हुआ? क्योंकि सिगरेट का धुआं अंदर टाने, तो सिगरेट का धुआं केमिकल कहाँ गया? कूपिका के पास, और उसी केमिकल की वजह से क्या हुआ? कूपिका में सूज गया या फूल गया, या बोल सकते हैं उसका सतह घट गया। क्या घट गया? सतह घट गया। जैसे बताए थे कि विसरण झिल्ली ऐसे होता है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ खाली है पूरा, ये क्या है? पूरा झिल्ली खाली है, कोई रोग नहीं है, तो आराम से यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, CO2 जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन क्या हुआ? इतना सा पोर्शन खराब हो गया। इतना सा पोर्शन क्या हो गया? खराब हो गया। तो पहले जितना ऑक्सीजन विसरण हो रहा था, अब भी उतना ही ऑक्सीजन विसरण होगा? नहीं होगा। इतना खराब हो गया तो कुछ तो कमेगा, ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन का विसरण होना तो कम जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? इस रोग की वजह से गैसों का विनिमय का सतह क्या होता है? घट जाता है। गैसों के विनिमय का सतह घट जाता है, और ये रोग होता है ज़्यादा सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों को। किनको होता है? सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों को। तो अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं तो आपको ये रोग कभी नहीं होने वाला। आगे देखिए, व्यावसायिक श्वसन रोग। अगला रोग कौन सा है? व्यावसायिक श्वसन रोग। इसमें नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा। व्यावसायिक मतलब क्या? व्यावसायिक मतलब व्यवसाय करना। व्यवसायिक मतलब व्यवसाय करना, व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी वगैरह, काम वगैरह, मजदूरी वगैरह, इस प्रकार से। तो जो व्यक्ति बाहर कमाने के लिए जाते हैं, या बड़े बड़े फैक्ट्री या उद्योग में काम करते हैं, और ख़ास करके उस फैक्ट्री में जहाँ पर पत्थर की घिसाई, पिटाई या कटाई, छटाई, जो बोलिए, ये सब काम वगैरह होता है उस उद्योग में, उस कल कारखाना में या फैक्ट्री में, तो वहाँ क्या होता है? जब पत्थर का कटाई होगा, या घिसाई होगा, या चिकनाई होगा, कुछ भी हो सकता है पत्थर से रिलेटेड उद्योग में, तो उसका कण उड़ता है। छोटा 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 कण उड़ते रहता है। इसीलिए वैसे व्यक्ति को क्या रिकमेंडेड किया जाता है? मास्क का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? मास्क। तो जो व्यक्ति व्यवसाय करते हैं, बड़े बड़े कल कारखाने, फैक्ट्री में काम करते हैं, खास करके कौन सा फैक्ट्री में काम करते हैं? पत्थर की घिसाई पिसाई वाला। तो वहाँ पत्थर का जब घिसाई किया जाता है या पिसाई किया जाता है, तो वहाँ पत्थर का धूल कण उड़ते रहता है, और जब श्वास लेते हैं तो श्वास के सहारे इतना छोटा पार्टिकल होता है कि वो फेफड़े के पास पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? फेफड़े के पास। ऐसे इसके कारण क्या होता है? फेफड़ा में सूजन आ जाता है। इसके कारण फेफड़े में सूजन आ जाता है। ओके, तो फेफड़े में सूजन आ जाता है तो उसको कौन सा रोग बोलते हैं? व्यावसायिक श्वसन रोग। कौन सा श्वसन रोग? व्यावसायिक श्वसन रोग बोलते हैं। ओके, इसीलिए इस तरह के व्यक्ति को, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको मास्क दिया जाता है। क्या किया जाता है? मास्क पहनिए। उनको क्या बोला जाता है कि मास्क का प्रयोग कीजिए, ताकि आपका धूलकण जो उड़ रहा है अगल बगल में, वो आपके अंदर फेफड़े में ना जाए, फेफड़ा में सूजन ना हो जाए, व्यावसायिक रोग ना हो जाए। ठीक है ना।
और ऐसे व्यक्तियों को अलग से एक गुड़ भी दिया जाता है, खाने के समय एक ढिगली गुड़ दिया जाता है। गुड़ क्या करता है, हमारे शरीर में बहुत सारे गंदगी को साफ करता है, तो ये थोड़ा बहुत इसमें काम करता है। ओके, ऐसे पूरा रिकम्बिनेंट नहीं है, पूरा तरीके से क्योर नहीं है। तो इस प्रकार से हमने श्वसन के नियमन को और श्वसन के विकार को पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो थोड़ा रैपिडली में रिवीजन कर लेते हैं कि आज 2 टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़े श्वसन के नियमन में, तो हमारे मस्तिष्क के बहुत सारे जगह होते हैं, वहाँ पर से श्वास के नियंत्रण को केंद्र किया जाता है। बहुत सारा केंद्र होता है, जैसे एक जगह है उसका नाम है मेडुला, और मेडुला में होता है कौन सा केंद्र, श्वसन लय केंद्र। दूसरा होता है पोन्स, पोन्स में कौन सा केंद्र होता है, श्वास प्रभावी केंद्र होता है। और 2 अन्य है रसो संवेदी और महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी। ये किसके लिए अति संवेदी होता है, CO2 और H+ के लिए। और हमारे लिए श्वसन के नियमन में कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, CO2 और H+ रखता है, लेकिन O2 की उतना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। फिर देखे थे कि दमा बीमारी कैसे होता है, ये एलर्जी के कारण होता है, इसका ये सब लक्षण होता है, ये सब देख लीजिएगा। श्वसनी स्रोत में श्वसनी के सूज जाता है, लहरता है, जलन होने लगता है, जिसके कारण आप लोग को खांसी आती है। वाष्पीति देखे थे, जो व्यक्ति ज़्यादा सिगरेट पीता है उसके धुआं के केमिकल की वजह से फेफड़ा का सतह कम जाता है, कुपिका का सतह कम जाता है, विनिमय का सतह उसके कारण क्या होता है, घट जाता है। और जो व्यक्ति सिगरेट पीता है उसी को ये रोग होता है, जो नहीं पीता उसको ये रोग नहीं होता है, सिंपल सी बात। और जो व्यावसायिक रोग है, जो व्यवसाय में काम करते हैं, पत्थर का घिसाई पिसाई, तो उसका धूलकण उड़ करके फेफड़े में जाता है, जिसके कारण फेफड़ा में सूजन होता है, तो ये रोग हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी दोनों टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म, द एंड होता है, ठीक है ना, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, कहीं पर कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े हैं। अब इनके लेक्चर के बाद क्या करना है, आप लोग को NCERT रीडिंग करना है। क्या करना है, NCERT रीडिंग। आप रीडिंग देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, लगेगा कि अरे ये सब तो पढ़ा हुआ है, क्या ये सब पढ़ा हुआ है। तो आपको पढ़ना है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और आपको ये एहसास होगा कि जो फ्री में पढ़ाई हो रहा है वो कम नहीं है, ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो कहीं भी एक भी लाइन नहीं छोड़े हैं, और इंतज़ार करिए अगले नए चैप्टर के बारे में। अगला चैप्टर का नाम क्या है, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। तो अगला चैप्टर लास्ट इसके बाद किया जाएगा, शुरुआत किया जाएगा। तो इंतज़ार कीजिए अगले चैप्टर का, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।